Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Credit Instrument. In the last video I have already discussed about Hundi and Bill of Exchange. In this video we will discuss about promissory note. Promissory note, it is another method by which the promise made by the purchaser to pay for the good bought by him can be made on which is definitely absolutely binding upon him. तो इसमें क्या चीज़ है कि ये एक अनदर मेथड है प्रॉमिसरी नोट, और जैसे कि हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़े थे उससे सिमिलरली उसी तरह से है, बस थोड़ा सा इसमें यहाँ पर डिफरेंस है। अब इस मेथड्स के अंदर क्या है कि क्रेडिट पर जो है चीज़ों को ख़रीदा गया है। दिस इज़ अनदर मेथड बाय विच द प्रॉमिस मेड बाय द परचेजर टू पे फॉर द गुड बॉट बाय हिम। तो जो भी उसने गुड को ख़रीदा है उसने प्रॉमिस किया कि हम इसका पेमेंट कर देंगे। एक जो भी एक डिफाइन है एब्सोल्युटली बाइंडेड अपॉन हिम, जो उसको बाइंड किया गया है, जो उसको टाइम दिया गया उसमें वो कर देगा पेमेंट। सच अ प्रॉमिस इज साइन बाय द डेटर्स, तो ये साइन जो है डेटर्स उसको साइन करेंगे, ठीक, एंड हैंड ओवर टू द क्रेडिटर। मतलब कि डेटर्स कौन है? जो परचेजर होता है, बायर होता है, उसको कहा गया है डेटर्स। क्रेडिटर जो सेलर होता है, सेलर को हैंड ओवर किया जाता है, अब बायर जो है यहाँ पर साइन करता है, ठीक। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट इज लीगली डिफाइंड एज अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग मोड by one person to another, signed by the maker and engaging to pay on demand or at a fixed determination। तो यहाँ पर कि एक लीगली एक्सेप्टेड है अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल मतलब कोई भी ऐसी बाधाएँ नहीं डाली जाएगी। अनकंडीशनल है कि जो हमारे बायर के सब इफिशिएंट में हो सके वो चीज़ करना है। रिटन होगा, एक पर्सन उसको बनाएगा, दूसरा पर्सन साइन करेगा। तो साइन बाय द मेकर जो साइन करेगा, और एक पर्सन इसको मतलब बनाएगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे पार्टीज एक मेकर होगा, दूसरा पेई होंगे। तो मेकर जो कि प्रॉमिसरी नोट को राइट करता है, यहाँ पे राइट कौन करेगा? डेटर्स राइट करेंगे, दैट इज द बायर। बायर लिखेंगे। द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट दैट इज कॉल्ड पेई। तो पेई को क्या कहा गया? जो रिसीव करेगा पेमेंट। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं उसके लिए। रिटन होना चाहिए, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कब पेमेंट करना है। अमाउंट जो होगा, द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्रॉमिस किया जाए पे करने के लिए, प्रॉमिसर है या मेकर है तो मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में मेकर प्रॉमिसर की साइन होना चाहिए। पेई मस्ट ऑल्सो बी ए सर्टेन, पे की भी होना चाहिए। द अमाउंट पेबल मस्ट बी, जो अमाउंट पे करना हो वो भी मेंशन होना चाहिए। द पेमेंट मस्ट बी ए प्रिवेलेंट करेंसी, जिस कंट्री में इशू किया गया है उस कंट्री की एक करेंसी में ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। बियरर जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको बताएंगे बियरर क्या होता है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए। तो ये हुआ प्रॉमिसरी नोट। अब बात आ रही है चेक। तो चेक से तो आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। चेक क्या होता है कि एक ये बैंक इशू करता है, यहाँ पे इस सेलर और बायर का रोल नहीं होता है, इसको एक स्पेसिफाइड बैंक इशू करता है। ये जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ही की तरह होता है। तो चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, जो ड्रॉ कौन करता है? एक स्पेसिफाइड बैंकर। कौन? एक स्पेसिफाइड बैंक। बैंक तो बहुत तरीके के होते हैं। एक फाइनेंशियल बैंक होता है, सॉरी, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी हमारे बैंक के अंदर आते हैं। तो हर एक बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं इशू करता। जो स्पेशली कमर्शियल बैंक आप लोगों ने पढ़ा है, आपके चैप्टर में है भी सिलेबस में, तो कमर्शियल बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करता है, चेक को इशू करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये प्रिंटेड स्लिप होगा जो बैंक देगा कस्टमर्स को। एवरी चेक हैज़ अ प्रिंटेड नंबर ऑन इट्स पेज, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड के लिए। इट इज़ ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पेसिफाइड बैंक में होगा।
इट इज़ अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब ये एक तरह से ऑर्डर के बेसिस पर बनाया जाता है और अनकंडीशनल है। द नेम ऑफ द पे इज़ मेंशन इन इट, पे का नाम कि किसको देना है ये चीज़, उसका नाम मेंशन होगा। द अमाउंट पेबल इज रिटन इन द वर्ड एंड फिगर, अमाउंट जो है वर्ड एंड फिगर के उसमें लिखा होगा। देख रहे हैं आप लोग चेक कैसा है। एवरी चेक इज़ प्रॉपरली डेटेड, उस पर डेट मेंशन होगी। या तो चेक बियरर होगा या ऑर्डर। बियरर और ऑर्डर क्या होता है कि बियरर जिसका नाम मेंशन कर दिया गया है सिर्फ वही चेक से पैसा ले सकता है कैश में, और ऑर्डर का मतलब इसका कोई नाम मेंशन नहीं हुआ है तो जिसके पास चेक मौजूदा है वो आकर के पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी चेक गिर गया, किसी थर्ड पर्सन ने चेक को उठा लिया, और अगर ऑर्डर पर चेक होगा तो वो गया बैंक से कैश विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए बियरर और ऑर्डर में यही फ़र्क होता है कि जिसके नाम से चेक इशू किया गया सिर्फ और सिर्फ वही क्या है चेक को यूज़ कर सकता है। तो अब यहाँ पे काइंड ऑफ द चेक है, तो बियरर चेक क्या होता है, दिस चेक कैन बी कैश एट द विंडो ऑफ द बैंक बाय एनी पर्सन हु प्रेजेंट। सॉरी, हमने गलत आपको थोड़ा सा इसमें वो हो गया था। बियरर में क्या होगा कि जिसके जो बैंक के विंडो पर जाएगा चेक को प्रेजेंट करेगा, चेक जो है पैसा उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं बनता कि ये सही पर्सन पैसा विड्रॉ कर रहा है या गलत। ऑर्डर क्या होता है, दिस इज़ अ चेक विच इज़ पेबल ओनली टू द पर्सन हुज नेम हैज़ बिन मेंशन इन द चेक, जिसका नाम मेंशन किया जाएगा वही चेक को इशू करेगा, वही उसी को ही दिया जाएगा। ब्लैंक चेक क्या होता है, तो ब्लैंक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इट इज़ दैट चेक विच इज़ कम्प्लीटली इन ऑल द रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द अमाउंट पेबल। तो ये सारे मतलब कि जितना अमाउंट पेबल है उसको करना, उसको छोड़ करके सारी चीज़ मेंशन होगी, मतलब कि ब्लैंक चेक होगा कि जितना अमाउंट डालना हो डालने। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, सच चेक बियर्स अ डेट ऑन which would fall after a certain duration of time. The check can be presented for the payment before the maturity date, जो maturity date से पहले प्रेजेंट कर दिए जाए, तो that is a post dated check। अब यहाँ पर क्रॉसिंग का चेक एक जनरल होता है एक स्पेसिफिक होता है। जनरल में क्या होता है कि चेक के साइड में जो है दो ऐसे लाइन को विड्रॉ कर दिया जाता है। तो ये रीज़न क्या है इसका, इसको दो लाइन को क्या करना, खींच देना साइड में। जैसे चेक है ये चेक है, चेक के साइड में ऐसे ऐसे दो लाइन कर दिया गया पैरेलल, तो इसको कहा गया इसका रीज़न क्या है करने का। द जनरल क्रॉसिंग इज ओनली ड्राइंग टू ऑब्लिक पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक समटाइम विद अ वर्ड, कुछ वर्ड्स में लिखा होगा एंड कंपनी नॉट निगोशिएबिलिटी से, तो ये सब कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो लाइन। इन केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग द चेक इज टू बी ड्रॉन टू सम बैंक फॉर कलेक्शन, कि उस चेक को हम कहीं पे भी किसी भी बैंक में ले जा करके जमा कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं पैसा। तो ये हुआ स्पेसिफिक में क्या होगा कि दो लाइन खींची होगी। द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक इन विच द नेम ऑफ द सर्टेन बैंक इज मेंशन, उसमें बैंक का नाम मेंशन कर दिया गया बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, इट बिकम स्पेशल, इसीलिए यहाँ पे वो स्पेशल, जैसे जो कैनरा बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, अकाउंट पेई ओनली, कुछ भी इस तरह से लिख दिया गया। बिकॉज द मनी ऑफ द चेक कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक हुज नेम इज मेंशन विद इन द लाइन, जिसका नाम मेंशन कर दिया गया वही उसी अकाउंट से विड्रॉ भी किया जाता है, वहीं से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। सच चेक आर टू बी डिपॉजिटेड बाय द पे, और ऐसा मतलब पेई जो है उसको ही डिपॉजिट कर सकता है, हर एक लोग इसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये चीज़ इसमें मेंशन होगी। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है पे उसका चेक का, तो व्हेन द बिजनेसमैन ऑपरेट अ करंट अकाउंट, तो हम लोग जानते हैं बिजनेसमैन कैसा अकाउंट ओपन करते, करंट अकाउंट ओपन करते विद द बैंक एंड हिज बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज डन विद द बैंक। तो बैंक से क्या ट्रांजैक्शन होगा, व्हेन द कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, जब कैश को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा इंक्रीज हो जाएगा, कैश हमारे पास गया
जो चीज़ इंक्रीज होता है, बैंक एक हमारा रियल अकाउंट है, बैंक कैसा अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट आता है और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन द कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब कैश जो है अगर बैंक से विड्रॉ हो गया, मतलब कैश इंक्रीज हो गया, बैंक के पास अमाउंट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिटेड होगा, इंक्रीज हुआ कैश तो वो डेबिटेड होगा। व्हेन द पेमेंट इज मेड टू द क्रेडिटर थ्रू द चेक के थ्रू क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, तो क्रेडिटर्स जो है वो पर्सनल क्रेडिटर रिसीव करेगा, बैंक से पैसा गया तो बैंक जो है वो क्रेडिटेड हो जाएगा। व्हेन द चेक इज रिसीव फ्रॉम द डेटर से चेक रिसीव किया गया और उसको डिपॉजिट नहीं किया गया तो बैंक में उसी डेट जिस दिन हमने रिसीव किया डेटर से उस दिन हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश हमारे पास मौजूद है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर पर्सनल अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है व्हेन सच अ चेक इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, जब चेक को हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैश डिपॉजिट, तो ऐसी चीज़ को क्या ट्रीट किया जाएगा, कैश डिपॉजिट। बट इफ़ द चेक इज़ इन द क्रॉस वन द अबव एंट्री विल नॉट बी मेड, इट इज़ ट्रीटेड एज द चेक इज़ डिपॉजिटेड। अगर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, क्रॉस व्रॉस नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि उसी डेट को ही चेक डिपॉजिट कर लिया गया। व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जब चेक को डेटर से रिसीव करेंगे, ठीक, तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा। व्हेन द चेक ऑफ द डेटर का चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया है, डिसऑनर्ड हो जाना, तो डेटर्स का चेक ऑफ द डेटर्स इज डिसऑनर्ड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड हो जाए। व्हेन द कैश सेल्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश सेल डिपॉजिट किया जाए बैंक में, तो बैंक का इंक्रीज हुआ, कैश सेल हमारा डिक्रीज हुआ, द बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश सेल। व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द चेक फॉर द कैश परचेज, कैश परचेज के लिए, तो परचेज हमेशा हम जानते हैं हमारा डेबिटेड होता है, बैंक हमारा क्रेडिटेड होगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट किया गया है, पेमेंट बना दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पैसा अमाउंट जो वो लेस हो जाएगा। व्हेन द बैंक चार्ज आर पेड थ्रू द बैंक, बैंक कुछ चार्जेस कुछ बैंक ही ने पे किया है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। व्हेन द पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस इज मेड बाय द चेक, कोई भी पेमेंट बनाया जाए, सैलरी पे किया गया तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी को पेड करना, तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। व्हेन द कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ विड्रॉ किया गया, ड्राइंग अकाउंट होगा टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया ऑल ओवर ये चैप्टर कंप्लीट। अब आपकी क्या ड्यूटी, अच्छे से पढ़ना, यहाँ तक ये आप अच्छे से पढ़ लें। इसका और जो छोटे छोटे से पॉइंट है वो हम इस चैप्टर को कहाँ इंक्लूड करेंगे, आपके एनुअल में भी आएगा ये चीज़ एग्ज़ाम में, अगर प्री बोर्ड को इंक्लूड किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ऑल ओवर क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, तो बैंक से रिलेटेड चैप्टर आपको पढ़ना है, यूटिलिटी वाला चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ना है, और जो सेकेंड सेक्शन है होलसेल ट्रेड, होम ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इनवॉइसेस, ये 4 चैप्टर सेकेंड यूनिट से पढ़ना है। फर्स्ट वाले से फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट पढ़ना है, थर्ड इज क्रेडिट स्टेटमेंट। तो ये आपके ऑल ओवर हाफ ईयरली के सिलेबस है और आपको ये सारे सिलेबस को अच्छे से तैयार